नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ हमारी सबकी जंग जारी है, लेकिन एक जिम्मेदारी भी है कि हम कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें और सबसे अहम है ये मास्क लगाकर हम जरूर रखें। न्यूज 18 ने इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम लोगों से बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी ये बेहद अहम खबर। ड्रग्स केस में आरोपी और सुशांत की सबसे करीबी दोस्त रही रिया चक्रवर्ती का कबूलनामा सामने आया है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के जिन बयानों को चार्जशीट में शामिल किया है, उनमें रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यूज 18 के पास रिया के इस कबूलनामे की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है, जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें रिया ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत उनकी जिंदगी में आने से पहले ही ड्रग्स लिया करते थे। इतना ही नहीं, रिया ने यह भी आरोप लगाया है कि सुशांत के परिवार को उनके ड्रग्स लेने की पूरी जानकारी थी। रिया ने तो यह भी कहा कि सुशांत की बहन और जीजा सुशांत के लिए ड्रग्स लाया करते थे। ड्रग्स केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती के कबूलनामे को खुद के बचाव की कोशिश करार दिया है और उन्होंने कहा कि आरोपी के बयानों को कानून में कोई महत्व नहीं होता। एक अपराधी अपने बयान में, अपने बचाव में बहुत कुछ कहता है, उसके कहने का कोई महत्व नहीं, कानूनी महत्व नहीं होता है। इसलिए अगर रिया जो कहना चाह रही हैं ड्रग्स के बारे में या बहनों के बारे में, इस स्टेटमेंट का कानून में कोई उसका मतलब नहीं है, कोई उसका महत्व नहीं है और ये सिर्फ एक अपने आप को बचाने के लिए एक उनकी कोशिश है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, दिल्ली में मौजूद हैं, दिवाकर सिंह मुंबई में। लेकिन जो सबसे अहम बात है आनंद, वो ये कि अब चार्जशीट दाखिल की गई जिसमें कि ये बेहद अहम बयान रिया चक्रवर्ती का है। क्या इस दिशा में कोई बहुत बड़ी कार्रवाई भी आगे हो सकती है तफ्तीश आगे बढ़ने के बाद? जी देखिए प्रशांत, इस रिया चक्रवर्ती के इकबालिया बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं कि क्या सुशांत की मौत एक मेडिकल नेग्लिजेंसी थी या वो किसी दबाव में थे। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी सुई अभी तक अलग अलग दिशाओं में घूम रही है। ईडी और सीबीआई भी इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और एनसीबी लगातार जो 2 केस फाइल हुए थे उसमें दोनों में लगातार एक केपीएस मल्होत्रा की टीम और एक समीर वानखेड़े की टीम लगातार सुशांत ड्रग्स कनेक्शन की जो तार हैं वो खंगाल रहे हैं और उसकी तह तक जाने में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई लोग जो हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और ये जांच अभी चल रही है। लेकिन प्रशांत, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती का कबूलनामा पहली बार सामने आया है दुनिया के और उसमें जिस तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं, उसमें कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती भी कटघरे में खड़ी नजर आती है। क्योंकि अगर इस बयान को ढंग से पढ़ा जाए तो इसमें वो ये भी कह रही है कि मैं ये विनती करती हूँ कि इस बात को नोट किया जाए कि इन ड्रग्स से उसकी बेसमय मौत हो सकती थी। यानी कि रिया चक्रवर्ती एक अंदेशा लगा रही थी कि सुशांत जिस ड्रग्स का सेवन कर रहे थे या ड्रग्स जो उन्हें दी जाती थी उससे सुशांत की बेसमय मौत हो सकती थी। लेकिन सवाल यह उठता है प्रशांत की रिया ही वो शख्स थी जो सबसे करीबी थी सुशांत की जिंदगी में, सुशांत के साथ वो रहती थी, तो क्या उनकी जिम्मेदारी भी नहीं बनती थी कि सुशांत को इस ड्रग्स की लत से बाहर निकाला जाए? ये एक सवाल है जो लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछा जा रहा था और इसी बात को लेकर रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उनके खिलाफ कई तरीके सबूत जो हैं वो एनसीबी को मिले थे। लेकिन इसी कबूलनामे के अगर कई और पहलू देखे जाएं जिसमें वो चिंतित भी हैं कि जो दवाएं सुशांत को दी जा रही थी वो ड्रग्स थी, एनडीपीएस में वो ड्रग्स में मानी जाती हैं और उन्हें बिना एक तरीके से कोई प्रोफेशनल डॉक्टर से या बिना कंसल्ट कराए दिया जा रहा था। ये भी आरोप सुशांत की जो करीबी हैं रिया चक्रवर्ती उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कई दवाइयों का यहाँ पे जिक्र किया है इस कबूलनामे के अंदर और जो साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जब हमने इसको गूगल करा तो पाया कि ये दवाइयां प्रतिबंधित ड्रग्स में आती हैं। तो क्या सुशांत की जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ चल रहा था जो कुछ लोग जानते थे? क्या सुशांत की जान बच सकती थी?
सुशांत जिस तरह से ड्रग्स का सेवन अगर करते थे तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि सुशांत को ड्रग्स की लत लगी और सुशांत क्या इससे बाहर निकल सकते थे, तो उसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। यही वजह है कि सीबीआई लगातार इस पूरे मामले की जांच शुरुआत से कर रही थी। ईडी ने पूरे मामले की तफ्तीश करी, जो मोबाइल का डंप डेटा था उससे कई चीजें जो है वो एनसीबी को मुहैया कराई, और एनसीबी ने एक सिरे से जो ड्रग्स कनेक्शन है सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा, उसके जो तमाम पहलू हैं उन्हें खंगालना शुरू किया। जी, लेकिन अब वो जो बेहद अहम सवाल है वो ये कि रिया चक्रवर्ती का ये बयान चार्जशीट में दाखिल है, एनसीबी ने उनके बयान को बेहद अहम जगह दी है। लेकिन दिवाकर, जो सवाल उठता है वो ये कि रिया चक्रवर्ती तो सुशांत के परिवार पर ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और ये दो अलग अलग दिशाओं के बयान हो सकते हैं। क्या परिवार की तरफ से रिएक्शन है अगर उन्हीं को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? देखिए प्रशांत, अगर रिया चक्रवर्ती के कबूलनामे को देखें तो एक चीज उन्होंने कही है कि 8 जून से लेकर 12 जून के बीच जो है मीतू सिंह, जो सुशांत सिंह की बहन है, उनके साथ थी। लेकिन 8 जून से पहले रिया चक्रवर्ती जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके घर में ही रहती थी, और खास तौर पर जब उन्हें जानकारी थी कि आखिर सुशांत जो है इस तरह से ड्रग्स लेते हैं या marijuana लेते हैं और वो बीमार होते जा रहे हैं, या फिर तमाम तरह की जो दवाइयां हैं जो ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं उन्हें लेते हैं, जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ना हो तब तक वो ले नहीं सकते हैं। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती का ये कहना है, क्योंकि एनसीबी ने उनसे सवाल किया था पूछताछ के दौरान कि आखिर आपने क्यों कुछ नहीं किया, तो उन्होंने अपने एक बयान में साफ तौर पर कहा है कि हमने कोशिश की थी कि सुशांत सिंह राजपूत को हम अस्पताल में एडमिट कराएं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था। यानी अपने बचाव में उन्होंने ये चीज एनसीबी के सामने रखी है कि उनकी कोशिश लगातार ये थी कि सुशांत को अस्पताल में भर्ती कराया जाए और उनकी बिगड़ती तबीयत को सुधारा जाए। लेकिन फिलहाल जो रिया चक्रवर्ती ने कहा है, इसको लेकर हम जो सुशांत की बहन है लगातार उन्हें संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, मीतू सिंह जो मुंबई में रहती हैं, लेकिन उनका नंबर लगातार बंद आ रहा है, और साफ तौर पर जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनसे अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया कि आखिर रिया चक्रवर्ती का जो एक कबूलनामा है, जो ये जिसमें रिया चक्रवर्ती ने गंभीर आरोप सुशांत के परिवार पर लगाए हैं, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, यह फिलहाल अभी तक प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। लेकिन एनसीबी की जानकारी मिल रही मुंबई एनसीबी से कि आने वाले 2-3 दिनों में जो सुशांत सिंह ड्रग्स केस है उसमें काफी हलचल देखने को मिल सकती है प्रशांत, और क्योंकि इसी की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एनसीबी ने अब अपनी तफ्तीश और ज्यादा गहन कर दी है। आनंद, इस पूरे मामले में जो सबसे खास बात यह है कि एनसीबी की चार्जशीट में रिया के बयान को लेकर के अब सुशांत के पिता के वकील का कहना है कि वो खुद आरोपी है, अपने बचाव में इस तरह के आरोप दूसरों पर लगा रही है। लेकिन क्या एनसीबी आश्वस्त है ऐसे बयानों को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल प्रशांत, ये सवाल हमने लगातार एनसीबी के अधिकारियों से पूछा। जब ये इकबालिया बयान हमारे हाथ लगा, हमने सीधे अधिकारियों से पूछा कि जिस वक्त रिया चक्रवर्ती ने ये इकबालिया बयान अपने हाथ से एनसीबी के दफ्तर में दिया था, उसके बाद एनसीबी ने इस बयान पे किस तरह की कार्रवाई करी, जिस पे एनसीबी के अधिकारियों का सीधे तौर पर यह कहना है कि अभी सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की तफ्तीश चल रही है, एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होना है, और एनसीबी लगातार ये दावा कर रही है कि जो लोगों के बयान सामने आए हैं, जो एविडेंस अब तक एनसीबी को मिले हैं, उसके आधार पर जांच आगे की जा रही है, और जरूरत पड़ने पर जो लोग इस पूरे मामले में सामने जिनके नाम आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। देखना ही होगा प्रशांत की सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती जो सबसे अहम किरदार थी इस पूरे मामले पे, जिनके ऊपर लगातार आरोप लगते आ रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, फिलहाल वो जमानत पर हैं, वो रिया चक्रवर्ती ने जिस तरह से आरोप परिवार पर लगाए हैं, तो क्या एनसीबी आने वाले वक्त में रिया चक्रवर्ती के परिवार के उन सदस्यों से क्या पूछताछ करेगी? क्या ये जानना चाहेगी कि रिया चक्रवर्ती के आरोपों में कितनी सच्चाई है या उसके पीछे क्या मंशा है? और यही सबसे अहम सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और इसी कड़ी में उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं हम भी उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और सुशांत के सहयोगी रहे अंकित आचार्य ने तो सुशांत और उनके परिवार पर लगाए गए रिया चक्रवर्ती के उन आरोपों को झूठा करार दिया है, जिसमें रिया ने सुशांत के ड्रग्स लेने और उनके परिवार को ड्रग्स की लत के बारे में जानकारी होने की भी बात कही। रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर सुशांत सिंह के परिवार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ इस समय अंकित आचार्य हैं, करीब 2.5 साल तक साथ रहे हैं, सुशांत के घर में काम किया है। अंकित, सवाल सबसे पहला मेरा यही, क्या कभी आपने देखा है रिया के आने के पहले कि जो परिवार के लोग थे, कभी कोई खुद ड्रग्स ले रहा हो या सुशांत को दिया जा रहा हो? सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, आप लोग की पूरी टीम को नमस्कार करना चाहता हूँ। एंड जो आपने सवाल पूछा है,
उसका आंसर ये है कि जब मैं सुशांत भैया के पास था तो सुशांत भैया ये सब ड्रग्स एंड और भी मैंने सुना CBD ऑयल, ये सब भी सुना था मैंने, तो ये सब लिया नहीं करते थे ये। तो उनको खुद एक सोचना, मतलब वो तो खुद सोचते कि मतलब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मतलब कहीं मतलब स्ट्रगल करके मुझे जाना है, तो ये चीज़ तो मुझे बर्बाद कर देगी, ये पूरी लाइफ मुझे बर्बाद कर देगी, तो वो क्यों लेंगे वो ड्रग्स। तो ये सब ड्रग्स ये पूरे कुछ नहीं लेते थे भैया। ये कहना क्या गलत नहीं होगा कि रिया जो भी आरोप लगा रही है गलत है? ये तो मुझे मालूम नहीं, अब वो अपने बचाव के लिए कर रही हो शायद, ये तो मुझे मालूम नहीं। अब देखिए, जो बेचारा एक डेथ हुआ इंसान, उनको आप बेइज्जती करोगे। अब आए थे, अब वो बोल रही है कि अब घर वाले देते थे, उनके पापा देते थे, उनके बहन देते थे, कोई अपना बेटा या कोई अपना भाई बहन अपने भाई को कोई देगा? जो सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द रहे उनके बयान कुछ और, जो सबसे करीब रही रिया चक्रवर्ती उनके बयान कुछ और। लेकिन दिवाकर, जो खास बात है वो ये कि ज्यादातर लोग रिया चक्रवर्ती के अलावा इस तफ्तीश में उलट बातें कह रहे हैं जो रिया चक्रवर्ती का बयान है। क्या सभी लोगों की राय को शामिल करते हुए कोई एक डायरेक्शन तय कर पाई है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? प्रशांत, इसी दिशा में एनसीबी काम कर रही है, क्योंकि उन्हें एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट इस पूरे मामले में अभी भी दाखिल करनी है। तो इसी को सप्लीमेंट्री चार्जशीट को देखते हुए एनसीबी की टीम फिर से एक्शन में है। इस पूरे मामले में जो एनसीबी से जानकारी मिल रही है कि आने वाले 1-2 दिनों में सुशांत के जो भी करीबी थे उनसे पूछताछ की जाएगी, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत एनसीबी ने कर दी है। पहले सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट किया, उसके आधार पर फिर नीरज सिंह और केशव से पूछताछ की 2 दिनों तक, उसके बाद बॉडीगार्ड से 2 दिनों तक पूछताछ करती रही। और एनसीबी का यह कहना है साफ तौर पर कि आने वाले कुछ दिनों में इस पूरे मामले में सुशांत के कई और करीबियों से पूछताछ होगी। उसमें वो करीबी भी शामिल हो सकते हैं जिसमें उनके परिवार के लोग हैं, चाहे वो मीतू सिंह हो या प्रियंका सिंह हो या फिर जो उनके जीजा है सिद्धार्थ हो, ये तमाम लोग भी उन करीबियों में शामिल हो सकते हैं जिनसे एनसीबी पूछताछ करेगी। क्योंकि साफ तौर पर जो रिया चक्रवर्ती का कबूलनामा है उसमें एनसीबी ने अपनी चार्जशीट में रखा है और एनसीबी ये चाहेगी कि जो रिया चक्रवर्ती ने गंभीर आरोप सुशांत के परिवार के ऊपर लगाए हैं, क्या उन परिवार का आखिर उस पर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है, उनके बयान भी यहाँ पर दर्ज हो सकते हैं। फिर और ये बयान बहुत अहम होंगे, जो उनके करीबियों के बयान होंगे, क्योंकि तफ्तीश उसी के बाद किसी निष्कर्ष पर भी पहुंच पाएगी। लेकिन आनंद, जो सवाल दर्शकों के जहन में है वो ये भी है कि सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई, आरोप प्रत्यारोप कई लोगों पर, लेकिन अगर एनसीबी ड्रग्स मामले की पड़ताल कर रही है, क्या उससे पूरी उम्मीद है कि इससे मौत का रहस्य भी सुलझेगा और उस दिशा में यह तफ्तीश आगे बढ़ेगी, बाकी लोगों के इन्वेस्टिगेशन को इससे सपोर्ट भी मिलेगा? जी देखिए, बिल्कुल प्रशांत, आपका सवाल बिल्कुल जायज था और इस पे एनसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई ये करी है कि सीबीआई ने जो सुशांत का फोन एक तरीके से मुंबई पुलिस से रिकवर किया था, उसका जो डंप डेटा है वो तमाम डेटा जो है एनसीबी को मिल चुका है और एनसीबी उसी डेटा के आधार पर अब अपनी जांच को एक नए सिरे से शुरू कर रही है। जैसा दिवाकर बता रहे हैं कि हलचल हो सकती है, बिल्कुल एनसीबी की टीम लगातार वो तमाम किरदारों को फिर से रीइन्वेस्टिगेट कर रही है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है जो सुशांत की जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई इंटरफेयर रखते थे, चाहे सुशांत के नौकर हों, ड्राइवर हों, बॉडीगार्ड हों, उसके फार्म हाउस का केयरटेकर हो या उसके करीबी लोग हों या उनके मैनेजर हो, ये तमाम लोग जो है उनसे एनसीबी पूछताछ कर रही है। सिलसिला फिर से शुरू हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है प्रशांत कि जो सुशांत सिंह राजपूत का जो फोन का डेटा था वो एनसीबी के हाथ लगा है और एनसीबी उसके आधार पर अब आगे की तफ्तीश करी है, क्योंकि अब तक रिया चक्रवर्ती के जो फोन का डाटा था वो एनसीबी को मिला था। ईडी ने कई चैट्स रिकवर करी थी ड्रग्स की और उसके बाद एनसीबी ने इस पूरे मामले में 2 केस फाइल किए थे और उसके आधार पर यह कार्रवाई आगे शुरू हुई थी। लेकिन जिस तरह से सुशांत के मोबाइल फोन का डेटा अब एनसीबी के हाथ लगा है, तो सुशांत के मोबाइल फोन में क्या कुछ जानकारियां थी, उनकी मौत से पहले, उनकी मौत से कुछ महीनों पहले तक वो किस तरह का व्यवहार था, क्या फोन पे बातचीत हो रही थी, क्या चैट थे, क्या व्हाट्सएप चैट थे, बिल्कुल ये तमाम चीजें कई मायने रखती हैं ड्रग्स कनेक्शन की तफ्तीश को आगे बढ़ाने में। लेकिन एनसीबी की जो चार्जशीट में कबूलनामा रिया चक्रवर्ती का है वो बेहद अहम है। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप देख रहे हैं, उसी कबूलनामे और चार्जशीट की ये कॉपी है जिसमें रिया चक्रवर्ती ने अपना पूरा कबूलनामा स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरह से ड्रग्स आता था और वहां पर उसका सेवन हो रहा था। लेकिन इस पूरे मामले में अब जो बयान रिया चक्रवर्ती का है
उसके अलावा जितने लोग पूछताछ के दायरे में आए वो अलग अलग दिशा में बयान देते रहे, विरोधाभासी बयान देते रहे हैं। इसीलिए अब तफ्तीश को और बारीकी से आगे बढ़ाया जा रहा है। आनंद तिवारी की खबर और न्यूज 18 पर यह एक्सक्लूसिव कॉपी देख रहे हैं आप। रिया चक्रवर्ती का वो कबूलनामा जो एनसीबी ने उनके बयान के आधार पर चार्जशीट में इन तमाम चीजों को शामिल किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार अब तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती, बाकी उनके इर्द गिर्द यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के करीबी रहे लोगों से पूछताछ भी हो रही है। दिवाकर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एनसीबी की इस कार्रवाई पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। दिवाकर, अब इस कबूलनामे के बाद किस दिशा में एनसीबी को लगता है कि सही डायरेक्शन होगा उसमें तफ्तीश, और उस कड़ी में आगे किन किन को निशाने पर लिया जा सकता है? प्रशांत, देखिए, सिद्धार्थ पिठानी की जब गिरफ्तारी हुई, उनसे जब पूछताछ की गई एनसीबी के द्वारा, तो एक नाम सामने आया, हरीश खान। हरीश खान कौन है? हरीश खान बांद्रा इलाके का सबसे फेमस ड्रग पेडलर है और एनसीबी यह मानकर चल रही है कि सुशांत सिंह ड्रग केस में वह भी एक संदिग्ध है। हालांकि जो उसकी गिरफ्तारी हुई है वो चिंकू पठान केस में हुई है, लेकिन एनसीबी ने सस्पेक्ट सुशांत सिंह केस में भी माना है उसे। इसी के एंगल से भी पूछताछ हो रही है कि क्या हरीश पठान का इस केस में कोई रोल है, क्या हरीश पठान से उन्हें पूछताछ में कई सारी जानकारियां मिल सकती हैं। ये तमाम जो एविडेंस है वो एनसीबी जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक अहम चीज ये है कि जो रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाए हैं सुशांत के परिवार के ऊपर, जब एनसीबी, क्योंकि एनसीबी ने साफ तौर पर कहा है कि हलचल होनी है इस पूरे मामले में फिर से, तो फिर सुशांत के परिवार से जो सदस्य हैं, चाहे उनके पिता हों या फिर उनके भाई जो विधायक है बिहार से, या फिर इसके अलावा जो उनकी बहन मीतू सिंह है जो कि 8 से 12 जून के बीच उनके घर पर थी, और ऐसा क्या हुआ था कि सुशांत ने 14 जून को सुसाइड कर लिया था। तो खास तौर पर जो है, जो स्थिति अभी तक बन रही है, एनसीबी का यह साफ तौर पर कहना है कि उनके परिवार के करीबी लोगों से, यानी सुशांत के करीबी लोगों से आने वाले दिनों में पूछताछ होगी, तभी यह तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर रिया चक्रवर्ती ने जो आरोप लगाए हैं उस पर परिवार का क्या कहना है। बिल्कुल, एनसीबी लगातार उन लोगों से तो पूछताछ करेगी, लेकिन हम उन लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे थे जो सुशांत सिंह राजपूत के करीब रहे हैं, और ऐसे ही एक शख्स सुशांत सिंह राजपूत के सहयोगी रहे पंकज कुमार राय ने भी रिया चक्रवर्ती पर खुद पर बचाने के लिए इस तरह के बयान देने की बात कही है, और उनके परिवार पर जो आरोप लगाए गए हैं वो उन्होंने कहा कि रिया से मिलने से पहले सुशांत ने कभी ड्रग्स को छुआ तक नहीं था, जो उनकी अपनी जानकारी है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती का बयान जो आया है वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाला है। एनसीबी को जो उन्होंने बयान दिया है उसमें साफ तौर पर कई ऐसी चीजें कही गई हैं जो कि पूरे मामले को किसी दूसरी दिशा में लेकर जाते हैं। इस वक्त पंकज कुमार राय हमारे साथ हैं। पंकज जी, रिया चक्रवर्ती ने कहा है अपने बयान में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया है उसमें उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत से मिलने से पहले ही वो नशे के आदी थे, नशे में रहते थे, जो मैरिजुआना है उसका सेवन करने की उन्हें आदत लग चुकी थी, और ये आदत उन्हें काफी पहले से लगी हुई थी। कभी ऐसा देखा था? नहीं, मेरे सामने थे तो फिट थे, पूरा जिम वगैरह सब कुछ करते थे, अपना शूट पे टाइम पे जाते थे, टाइम ही नहीं मिलता था। 24 घंटे में 18-20 घंटे तो वो बिजी रहते थे, तो ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, नेचुरल थे। रिया क्यों कह रही हैं फिर ये बातें? क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि वो सारी जिम्मेदारी, सारे नशे के का जो केंद्र बिंदु है वो बताती हैं कि सीधे सीधे सुशांत का परिवार ही उन्हें नशे देने लगा था, नशे के डोजेस देने लगा था, जो चरस गांजा है ये सब अरेंज भी करने लगा था। वो क्यों कह रही हैं फिर? फर्स्ट तो रिया मेरे सामने थी नहीं, मैं रिया को कभी देखा ही नहीं जब मैं सर के साथ था, और रिया ऐसा कह रही है तो अपने ऊपर से कुछ हटाना चाहती है, यानी दूसरे के ऊपर डालना चाहती है। यानी रिया के आने के पहले तक सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं, न कोई चरस, कोई सिगरेट, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा काम चल रहा था, और सर के पास बाकी बहुत सारे मूवी भी आ रहे थे, काम भी सब बहुत अच्छे कर रहे थे, बिजी थे अपने लाइफ में अच्छे से। बट रिया जब आई, मैं सुना बाद में न्यूज़ के मालूम चला रिया करके, रिया आई है, तो रिया के आने के बाद ही ये सब स्टार्ट हुआ होगा मेरे हिसाब। सुशांत सिंह राजपूत के जो करीबी थे उनके जो बयान हैं वो बिल्कुल उलट हैं रिया चक्रवर्ती से। आनंद, लेकिन रिया का ये जो कबूलनामा, सादर प्रणाम। आज मैं बेहद व्यथित हूं और मैं सीधे आपसे बात करना चाहता हूं। अगर मुझसे कोई हिमाकत हो जाए, कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दिल्ली में अगले हफ्ते से
घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। मतलब अब एक गरीब आदमी को राशन की दुकान पे धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि सरकार बढ़िया तरीके से अच्छे राशन पैक करके उसके घर भिजवाती। सारी तैयारी हो चुकी थी, टेंडर हो चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी। बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था, ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था। और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। क्यों सर? आपने ऐसा क्यों किया? पिछले 75 साल से इस देश की गरीब जनता राशन माफिया का शिकार होती आई है। पिछले 75 सालों से हर महीने फाइलों में जनता के नाम का राशन जारी होता है, पर उनको मिलता नहीं है। अधिकांश राशन चोरी हो जाता है। ये राशन माफिया बहुत ताकतवर है सर, बहुत ताकतवर। आज से 17 साल पहले मैंने इस माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी, इस माफिया को ललकारने की हिम्मत की थी। तब मैं दिल्ली की झुग्गियों में, एनजीओ में काम किया करता था। उन झुग्गियों में गरीबों को उनका राशन नहीं मिलता था, उनका राशन चोरी हो जाता था। तब हमने हिम्मत की गरीब लोगों को उनका राशन दिलवाने की। नतीजन हम पर 7 बार खतरनाक हमले हुए, और एक बार तो इन लोगों ने हमारी एक बहन का गला काट दिया, लेकिन भगवान की दया से वो बच गई उस वक्त। तब मैंने कसम खाई थी कि इस व्यवस्था को अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर ठीक करूंगा। तब तो दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन दिल्ली का सीएम बन जाऊंगा। पर कहते हैं ना कि जब आप निस्वार्थ भाव से कोई संकल्प करते हैं तो ऊपर वाला भी अपने तरीके से आपका संकल्प पूरा करने में मदद करता है। इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। इस राशन माफिया के तार बहुत ऊपर तक हैं सर। 75 साल में आज तक कोई सरकार इस माफिया को खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाई। दिल्ली में पहली बार एक सरकार आई है जिसने ये हिम्मत दिखाई है। अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। पर देखिए ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और 1 हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। ये रही सारी चिट्ठियां। केंद्र सरकार को हमने इतने सारे खत लिख के बताया कि हम ये योजना दिल्ली में लागू करने जा रहे हैं। कानूनन हमें दिल्ली में ये स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए हमने एक बार नहीं 5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। मार्च के महीने में हमारी योजना पे आपकी सरकार ने कुछ आपत्तियां लगाई, हमने आपके सारे ऑब्जेक्शन पूरे कर दिए। जैसे हमने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा था। आपने ऑब्जेक्शन लगाया कि हम इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम से नहीं रख सकते। हमारा मकसद अपना नाम चमकाने का नहीं था, हमारा एक ही मकसद था, किसी भी तरह से ये स्कीम लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे। हमने आपकी बात मान ली, हमने स्कीम से नाम ही हटा दिया, और भी आपने जितने ऑब्जेक्शंस किए हमने सारे मान लिए। इस सब के बावजूद भी आप कहते हो हमने आपकी अप्रूवल नहीं ली। और कैसे अप्रूवल लेते हैं सर? अब और कैसे अप्रूवल लें?
इस सबके बाद भी आपने ये स्कीम खारिज कर दी, क्यों सर? लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर? आपने ये भी लिखा है कि चूंकि राशन दुकानदारों ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस योजना के खिलाफ केस कर रखा है, इसलिए ये स्कीम खारिज की जा रही है। इस बात पे आप स्कीम कैसे खारिज कर सकते हैं? ये राशन दुकानदार इस योजना के खिलाफ हाई कोर्ट से स्टे लेने गए थे। हाई कोर्ट ने इन्हें स्टे देने से मना कर दिया। जब हाई कोर्ट ने इन्हें स्टे नहीं दिया, तो आपने इस स्कीम पे स्टे कैसे लगा दिया? आपको इन राशन वालों से इतनी हमदर्दी क्यों है? अगर आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे सर, तो इस देश के गरीब लोगों के साथ कौन खड़ा होगा? दिल्ली के उन 70 लाख गरीब लोगों का क्या होगा जिनका हर महीने ये राशन माफिया राशन चोरी कर लेता है? उन 20 लाख गरीब परिवारों की कौन सुनेगा? और एक बात, उस हाईकोर्ट के केस में केंद्र सरकार भी पार्टी है। कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है। क्या कहा है कोर्ट में केंद्र सरकार ने? केंद्र सरकार ने कोर्ट में हमारी इस योजना के खिलाफ एक भी आपत्ति नहीं की है। जब कोर्ट में आपको हमारी योजना के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर कोर्ट के बाहर अब इस योजना को खारिज क्यों किया जा रहा है? ये कोरोना का बहुत कठिन समय है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो कोरोना होने के डर से राशन लेने नहीं जाते। राशन दुकान पे भीड़ लगती है। लोगों को लगता है कि अगर वो राशन लेने गए तो उन्हें कोरोना हो जाएगा। ये सब गरीब लोग हैं सर। इनमें कई लोग कोरोना काल में अपनी नौकरी खो चुके हैं। उनके घर में अब खाने को नहीं है। अगर हम उन्हें इनके घर तक राशन पहुंचाना चाहते थे, तो इसमें आपको क्यों आपत्ति है? कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों पे भारी पड़ेगी। अगर उनके माता पिता को राशन दुकान पे भीड़ की वजह से कोरोना हो गया, तो उनके बच्चे भी तो फिर कोरोना ग्रसित हो जाएंगे। मुझे तो लगता है सर कि कोरोना काल में केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे देश में घर घर राशन योजना तक या घर घर तक राशन पहुंचाने की इस योजना को लागू कर देना चाहिए। ये दुकानें सुपर स्प्रेडर हैं। राशन की दुकानों पे लगने वाली भीड़ से बचा जा सकेगा। कितने ऐसे बुजुर्ग हैं सर जो राशन की दुकान से राशन लेने नहीं जा सकते? कितनी ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं जो राशन की दुकान से राशन नहीं ला सकती? अगर हम उनके घर राशन पहुंचाना चाहते हैं, तो इसमें क्या समस्या है? केंद्र सरकार के कुछ ऑफिसर कह रहे हैं कि इस स्कीम के खारिज होने का असली कारण यह है क्योंकि केंद्र सरकार का राशन है। ये योजना लागू करके दिल्ली सरकार को इसका श्रेय क्यों मिलना चाहिए? सर यकीन मानिए, ये काम मैं रत्ती भर भी क्रेडिट के लिए नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरह गरीबों को उनका पूरा राशन मिले। आप प्लीज़ मुझे ये लागू कर लेने दीजिए। सारा क्रेडिट आपका, सारा श्रेय आपका। मैं खुद सारी दुनिया से कहूँगा खड़ा होके कि ये योजना मोदी जी ने लागू की है। और फिर ये राशन ना आपका है ना मेरा है। ये राशन ना आम आदमी पार्टी का है ना भाजपा का है। ये राशन तो इस देश के लोगों का है। और इस राशन की चोरी रोकने की जिम्मेदारी हम दोनों की है। इस वक्त देश बहुत भारी संकट से गुजर रहा है। ये वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़ के मदद करने का है। ये वक्त एक दूसरे से झगड़ने का नहीं है। लोगों को लगने लगा है कितनी मुसीबत के समय भी केंद्र सरकार सबसे झगड़ रही है। आप ममता दीदी से झगड़ रहे हैं, झारखंड सरकार से झगड़ रहे हैं, आप लक्षद्वीप के लोगों से झगड़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार से लड़ रहे हैं, दिल्ली के लोगों से लड़ रहे हैं, किसानों से लड़ रहे हैं। लोग इस बात से बहुत दुखी हैं सर कि केंद्र सरकार सबसे लड़ रही है। ऐसे देश कैसे चलेगा? आप हम सबसे क्यों लड़ रहे हैं?
हम सब आपके ही हैं, हम सब भारतवासी हैं। ऐसे में हम सब आपस में लड़ेंगे तो कोरोना से कैसे जीतेंगे? हमें आपस में नहीं लड़ना, हम सबको मिलके कोरोना से लड़ना है। कल सब लोग अखबारों की ये हेडलाइन पढ़ना चाहते हैं, मोदी जी ने दिल्ली सरकार के साथ मिलके दिल्ली के हर गरीब के घर राशन पहुंचाया। ये पढ़ना चाहते हैं लोग टीवी चैनलों पे ये ब्रेकिंग न्यूज़ देखना चाहते हैं कि मोदी जी और केजरीवाल ने मिलके दिल्ली के लोगों के गरीब लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया। लोग ये खबर पढ़ना चाहते हैं सर, लोग ये खबर सुनना चाहते हैं। लोग ये नहीं सुनना चाहते कि केंद्र सरकार ने फिर से दिल्ली सरकार से झगड़ा कर लिया, कि केंद्र सरकार ने फिर से दिल्ली सरकार की एक और अच्छी योजना पर रोक लगा दी। मैं हाथ जोड़ के दिल्ली के 70 लाख गरीब लोगों की ओर से आपसे विनती करता हूं, सर प्लीज़ इस योजना को मत रोकिए, ये राष्ट्रहित में है, इसे होने दीजिए। आज तक राष्ट्रहित के सभी कामों में मैंने आपका साथ दिया। मैंने हमेशा कहा है कि राष्ट्रहित के किसी भी काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई विपक्षी पार्टी की सरकार भी राष्ट्रहित में कोई काम करती है, हम उसका साथ देते हैं। राष्ट्रहित के इस काम में आप भी हमारा साथ दीजिए सर। अभी तक की सरकारों ने देश के गरीब लोगों को 75 साल तक राशन की लाइन में खड़ा रखा। इन्हें और अगले 75 साल राशन की लाइनों में खड़ा मत कीजिए सर, नहीं तो ये लोग मुझे और आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जय हिंद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर केंद्र से गुजारिश की कि उनकी इस घर घर राशन योजना को ना रोका जाए, लेकिन कई गंभीर आरोप भी लगाए कि दरअसल राशन माफियाओं के संपर्क बहुत ऊपर तक हैं और इसीलिए इस तरह से इस योजना में रोड़ा अटकाया जा रहा है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि जरूरत इस बात की है कि पूरे देश में ये घर घर राशन योजना लागू की जाए। हाईकोर्ट ने भी इस योजना पर स्टे देने से मना कर दिया है, फिर आखिर क्यों इस पर रोका जा रहा है जबकि ये क्रांतिकारी योजना है। उन्होंने कहा है कि दरअसल ये सब कुछ राशन माफिया चाहते हैं जिनके संबंध बहुत ऊपर तक हैं और इस योजना को खारिज करने का आरोप लगाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा है कि राशन माफिया बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और बहुत हिम्मत से हमने ये कदम उठाया है। राशन माफियाओं पर क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, आप एक बार फिर सुनिए। राशन माफिया के तार बहुत ऊपर तक हैं सर। 75 साल में आज तक कोई सरकार इस माफिया को खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाई। दिल्ली में पहली बार एक सरकार आई है जिसने ये हिम्मत दिखाई है। अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। पर देखिए ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और एक हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। गंभीर आरोप केजरीवाल की ओर से लगाए गए हैं कि कई बार अप्रूवल लेने के बावजूद रोका गया, लेकिन एनजी दफ्तर ने कहा है कि इसे खारिज नहीं किया गया है बल्कि पुनर्विचार के लिए दिल्ली सरकार को भेजा गया है, केजरीवाल सरकार को भेजा गया है। लेकिन केजरीवाल सरकार ने गंभीर आरोप लगाए हैं इस योजना को खारिज करने के। एक बेहद अहम खबर इस वक्त की, शादी समारोह में लोगों के फायरिंग करने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और यह हालात तब हैं जब खुशी के मौके पर फायरिंग करने पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है, लेकिन इसके बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। और आपके सामने ये दो तस्वीरें हैं, गोपालगंज बिहार और रामपुर उत्तर प्रदेश की। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं गोपालगंज की। यहाँ शादी के लिए पहुंचा दूल्हा
खुद राइफल से फायरिंग करता दिखाई दिया। और दूसरी तस्वीर है उत्तर प्रदेश के रामपुर की, जहां एक लड़की अपनी सगाई में छत से हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग करती दिखाई दी। वीडियो 5 महीने पुराना बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक लड़की के फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ है। बताया गया कि 4 से 5 महीने पहले लड़की की मंगनी की रस्म थी और इसे यादगार बनाने के लिए उसने फायरिंग की है। इस दौरान उसके परिवार के कई बड़े बुजुर्ग भी उनके आसपास ही मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी लड़की को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि बढ़ावा दिया गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दुल्हन की तरह सजी लड़की ने राइफल अपने हाथों में थाम रखी है और फायरिंग से पहले वो अपने एक रिश्तेदार को वहां से हटने के लिए भी कहती है। इसके बाद लड़की ने फायरिंग की, जिसका पूरा इलाका तेज आवाज से गूंज उठा। बिहार के गोपालगंज से भी एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां कुछ लोगों ने शादी समारोह में जमकर हवाई फायरिंग की। कोरोना संकट के बीच उस शादी समारोह में अच्छी खासी भीड़ जुटी थी। कुछ लोग हाथों में बंदूकें लिए भी नजर आए। उन्हीं में से एक शख्स ने अपनी बंदूक लोड की और फिर हवा में गोली चला दी। थोड़ी देर में ही शादी के जश्न में डूबे लोगों ने उस शख्स ने भी दोबारा फिर हवा में फायरिंग की। और हद तो तब हो गई जब किसी ने दूल्हे को बंदूक थमाई और लोगों की भीड़ से घिरे उस दूल्हे ने भी हवा में गोलियां दाग दी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही उत्तर प्रदेश के इटावा से, जहां समाजवादी युवजन सभा के नेता धर्मेंद्र यादव का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दिखाई दिया कि औरैया से जिला बदर धर्मेंद्र यादव जब इटावा जेल से रिहा हुए तो जुलूस की शक्ल में इटावा से औरैया तक सैकड़ों गाड़ियों का उनका काफिला निकला। जेल से निकले समाजवादी पार्टी के नेता के स्वागत में तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए। किसी ने मास्क पहनना भी मुनासिब नहीं समझा। धर्मेंद्र यादव समेत उनके किसी भी समर्थक ने मास्क नहीं लगाया था। उनके काफिले में भारी भीड़ दिखाई दी। सैकड़ों की तादाद में लोग मोटरसाइकिल पर भी सवार दिखाई दिए। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने धर्मेंद्र यादव समेत 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। वायरल वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल हुई है। 4 तारीख की शाम 6:15 बजे के लगभग छूटा है और ये आज दिन का वीडियो है। इस संबंध में छानबीन की जा रही है और जिस तरीके से ये जुलूस की शक्ल में जा रहे हैं, इसको देखते हुए थाना सिविल लाइंस में जो सेक्शंस हैं उसमें FIR दर्ज कराई गई है 188, 269, 70 महामारी एक्ट। चूँकि इतनी संख्या में नारे लगाते जा रहे हैं, उसको लेके 7 CLA एक्ट भी लगाया गया है। मध्य प्रदेश के सागर में भी लोग कोरोना नियमों को लेकर बेपरवाह दिखाई दिए। करीब 50 दिन बाद खुले बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। इतनी भीड़ कि उन्होंने कोरोना के सारे नियम भुला दिए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। बाजार में पहुंचे कई लोग तो बगैर मास्क के ही यहाँ वहाँ घूमते नजर आए हैं और खरीदारी करते दिखाई दी। भारी भीड़ बाजारों में दिखाई गई, जबकि बार बार हिदायत दी गई है कि इसका अनुपालन दुकानदार भी करवाएं, लोग भी इसका खास ख्याल रखें। कोरोना की पहली और दूसरी लहर से इन लोगों ने कोई सबक नहीं सीखा। कोरोना की दूसरी लहर का असर कम हुआ जरूर है, लेकिन इसका खतरा अभी टला नहीं और यही वजह है कि लोगों से बार बार एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। लेकिन कुछ लोग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिहार के बांका की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कोरोना संकट के बीच वहां बगैर काम के ही लोग सड़कों पर निकल आए। कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और उनके कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई।